अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल को। सबसे पहले जो टॉपिक है इट्स बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द रिहैबिलिटेशन कि रिहैबिलिटेशन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन। सो रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO है कि इट इज़ अ कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ द मेडिकल, सोशल, एजुकेशन एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फंक्शनल एबिलिटी। सो बेसिकली अपनी डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करके इट इंक्लूड एजुकेशनल, इट इंक्लूड मेडिकल, इट इंक्लूड वोकेशनल, ऐसी एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करना और ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उन इंडिविजुअल्स को जो कि डिसेबल्ड हैं और वो अपने काम इतने अच्छे से नहीं कर सकते, तो उन्हें ये सारे मेजर्स प्रोवाइड करके, ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जो ऑप्टिमल लेवल तक वो जहाँ तक बेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, फंक्शनल एबिलिटी कर सकते हैं, वहाँ तक उनको रीच करवाना। रिहैबिलिटेशन का जो बेसिक एम या पर्पस होता है वो क्या होता है? रीस्टोर करना फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द पर्सन। ऐसे पर्सन को जिसने कोई इलनेस सफ़र की हो, कोई इंजरी सफ़र की हो, तो उसकी फंक्शनल एबिलिटी को रीस्टोर करना, उसे अनेबल करना कि वो रीगेन कर सके अपनी फंक्शन को, अपने सेल्फ सफिशेंसी को, और डेवलप करना फंक्शनल एबिलिटीज़ को, ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप करना कि अगर कोई ऐसी खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी है कि अब उसको उसी के साथ सर्वाइव करना है, सो ऐसी एबिलिटीज़ उसमें डेवलप करवाना कि वो उस चीज़ के साथ कंपनसेट कर सके। तो ये तीन इसके बेसिक गोल्स होते हैं कि रिस्टोर करना फंक्शनल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एनेबल करना रीगेनिंग द फंक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, एंड डेवलप करवाना फंक्शनल एबिलिटी टू कंपनसेट देयर डेफिशिएंट। सो रिहैबिलिटेशन क्या कर रहा है कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस डेवलप करवा रहा होता है इन द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, और साथ ही साथ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी अच्छी हो सके, जितनी बेहतर हो सके वो करना। सो अब स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अच्छा, ये जो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन लिखी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये BCQ में आती है और स्पेशली इसकी एग्जांपल्स तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? इट प्रिवेंट द इंजरी और डिजीज़ बिफोर इट इवन अकर्स। इससे पहले कि कोई डिजीज़ हो, पहले से ही प्रिवेंट कर लेना। सो इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि जो आपके पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, उन्हें प्रिवेंट करना। सो बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की एग्जांपल्स की। सो ऐसी लॉज और रेगुलेशन इन्फोर्स करवाना कि जो भी आपके पास सब्सटेंस अब्यूज्ड है, जो भी हैज़र्डस सब्सटेंस है, उसको बैन करवाना। जैसे एस्बेस्टोस का यूज़ है जो कि आपके पास लंग कैंसर्स की तरफ करवा सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन्स करवा सकता है और हार्मफुल होता है ये हैज़र्डस सब्सटेंस, तो इसको बैन करवाना, इसके यूज़ को बैन करवाना। देन एजुकेट करना इंडिविजुअल्स को अबाउट हेल्दी सेफ हैबिट्स, बेसिकली हेल्थ प्रमोशन करना कि आप अच्छा खाएं, आप डेली वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप स्मोकिंग ना करें, आप अल्कोहल का यूज़ ना करें। सो हेल्थ की प्रमोशन करना और एजुकेट करना पीपल को। देन इम्यूनाइजेशन करवाना अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो ओवरऑल प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ अबाउट हेल्थ प्रमोशन एंड वैक्सीनेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात की जाए, सो इट्स एम कि आपका जो डिज़ीज़ अब इम्पेक्ट कर चुकी है, जो इंजरी हो चुकी है, उसका कम से कम बेसिकली साइड इफ़ेक्ट हो, कम से कम जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो। अब आप कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटिंग द डिजीज़ एज सून एज पॉसिबल। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि सेल्फ एग्जामिन करना, स्क्रीनिंग करवाना, जैसे मैमोग्राम इन ब्रेस्ट कैंसर, एस्पिरिन की लो डोज स्टार्ट कर देना, एक्सरसाइज और डाइट अच्छी करना फॉर द स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज़, मॉडिफाइबल जॉब्स, यानी अगर किसी को कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी हो रही है, तो उस केस में वो अपनी जॉब को मॉडिफाई कर ले। देन वी हैव टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है कि ये सॉफ्टन कर रहा होता है द इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग इलनेस एंड इंजरी, प्रिवेंट करता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को, उन्हें मैनेज करवा रहा होता है, और परमानेंट इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना इसका काम है। टर्शरी प्रिवेंशन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार्डियक और स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि आपने पेशेंट की हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना है, उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, ताकि वो स्ट्रोक या मज़ीद किसी कार्डियक कंडीशन में एंड अप ना हो। देन ऑर्थोपेडिक में आपने ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस प्रोवाइड करनी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रोस्थेसिस बेसिकली एक रिप्लेसमेंट की तरह काम कर रहा होता है, एक आर्टिफिशियल अप्लायंस होता है जो कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है, जैसे किसी को प्रोस्थेटिक हैंड्स लगाए जाते हैं। देन ऑर्थोसिस क्या होता है कि ये आपके पास एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक कंप्लीट आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ द एनाटॉमिकल ऑर्गन नहीं
नहीं होता, सिर्फ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। देन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में आ जाता है कि जॉब्स प्रोवाइड करना टू द पर्सन्स हु हैड सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो रिहैबिलिटेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब पेशेंट आपके पास आता है। देखें, अब पेशेंट आपके पास किसी भी मसले से आया है तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है कि पेशेंट को किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाएं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से बचाएं, नंबर 1। नंबर 2, इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडिपेंडेंसी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट लाइफ प्रोवाइड की जा सके। इसमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा असेंशियल है। अगर पेशेंट अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पेशेंट अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कोई जितना चाहे वो उसको ये इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो इसमें पेशेंट की एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी के साथ साथ सोशल भी वो इंडिपेंडेंट हो, सोशली भी वो खुद से काम करता हो, खुद अपनी नीड्स को पूरा कर रहा हो। अच्छा, आप कुछ इंटरवेंशंस यूज़ करके डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करना, जैसे सेरेब्रल पैल्सी में कोई ऑर्थोसिस, सेल्फ केयर, सेंसरी इंटीग्रेशन जैसी रिहैबिलिटेशन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना। देन उसके बाद अगर किसी की सर्जरी हुई है, सो इस केस में आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी की हिप सर्जरी हुई है तो उसके बाद आपने एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है इन रिहैबिलिटेशन, हिप मूवमेंट प्रोवाइड करनी है एंड वॉकिंग एड्स प्रोवाइड करने हैं। देन वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब बेसिकली ना डिजीज़ वाइज मैं बता रही हूँ कि जैसे सेरेब्रल पैल्सी में आपने सेल्फ केयर, ऑर्थोसिस जैसी चीज़ें प्रोवाइड की। देन सर्जरी में आपने क्या किया, हिप मूवमेंट्स, वॉकिंग एड्स प्रोवाइड की। अगर किसी को डिप्रेशन है तो आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करनी है जिसमें थॉट्स, बिहेवियर और फीलिंग को क्रिएट करवाना है। देन ऐसी इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल अ पर्सन जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, तो उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स प्रोवाइड करना जो कि उन्हें हेल्प कर सके टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल रिहैब की। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एन इलनेस और इंजरी, और उसकी जो लॉस्ट स्किल है उसे रीस्टोर करना, या फिर ऐसी कुछ टेक्निक्स उन्हें सिखाना कि वो उस कमी के साथ अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सकें। देन वी हैव सोशल रिहैबिलिटेशन कि वो अपनी रिस्टोर कर सकें फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स। देन एजुकेशनल रिहैब की बात की जाए, जैसे ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के लिए ब्रेली एक राइटिंग टाइप होती है वो यूज़ होती है, और डेफ और डम में साइन लैंग्वेज यूज़ होती है। सो दीज आर द एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। देन साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मेंटल डिस्ट्रेस, सो उसकी, और या फिर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, सो उसके लिए उस चीज़ को सेटल डाउन करना और उसके जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करना, पर्सनल डिग्निटी को रिस्टोर करना। देन फिजिकल रिहैब की बात की जाए तो फिजिकल की कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट के बाद किसी फिजिकल इम्प्यूट कोई लिम्ब हो गया है उसकी वजह से, या कोई और मसला है, तो उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ को रिस्टोर करवाना इज़ पार्ट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। इट इज़ द वन के पेशेंट को जॉब्स प्रोवाइड करना। अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी, कोई ऐसी वीकनेस है कि जिसमें उसने अपनी जॉब को लॉस कर दिया है, या वो अनेबल है कि जो वो प्रीवियसली काम कर रहा था अब नहीं कर सकता, सो उसको कुछ अडॉप्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना कि वो कि वो अपनी एवरीडे टास्क को फुलफिल कर सकें। देन स्पीच एंड सॉलो थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी नर्व इंजरी हुई है कि उसको सॉलो करने में कोई मसला हो रहा है, या किसी के वोकल कॉर्ड्स का मसला हुआ है, तो उन्हें स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना, उन्हें सॉलोइंग की एबिलिटीज़ प्रोवाइड करना। और ये कैसे की जाती है, आप पेशेंट को कहते हैं कि वो स्माइल करे, कुछ वर्ड बोले, मतलब स्लोली उसके मसल्स की एबिलिटीज़ को रीगेन करना, पावर को रीगेन करने को कहते हैं स्पीच एंड सॉलो रिहैबिलिटेशन थेरेपी। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी ऐसे इंडिविजुअल्स को दी जाती है जो कि कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड हों, या कोई ब्रेन इंजरी हुई है उसमें उनकी उसमें वो मेंटली डिसेबल हो गए हों, सो उनकी फंक्शनिंग को रिस्टोर करने के लिए कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी की जाती है। अच्छा, अब अगर कंप्यूटर असिस्टेड टाइप ऑफ द कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी हो तो उसे कहा जाता है कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी। और ये याद रखिएगा, कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी किस में होती है, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में, ADHD के पेशेंट में, एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन थेरेपी इन्वॉल्व्स कि जॉब प्रोवाइड करना डिसेबल पर्सन को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली।
अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन की। तो सबसे पहले ये है कि जो हेल्थ कंडीशंस है उनकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 2, ऐसी इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल को, पेशेंट को हु हैज़ सफर्ड सम डिसेबिलिटी या सर्जरी हुई है उसकी, और उन इंटरवेंशंस के ज़रिए वो अपनी जो लाइफ इंडिपेंडेंसी उसे रिगेन कर सकता है। देन रिहैबिलिटेशन इसमें भी हेल्प करती है कि कोई डिसेबिलिटी को होने से बचाना, उसे स्लो डाउन करना, इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज़। इसके अलावा डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करके पेन को डिक्रीज़ किया जा सके। इफ़ अ पर्सन कोई भी बैक पेन से सफ़र कर रहा है तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए पेन को डिक्रीज़ किया जा सकता है, मोबिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है मसल्स को, जैसे कि मैंने बताया आपको स्पीच थेरेपी में किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन एंड इट कुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑल्सो। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट रिहैबिलिटेशन क्या है कि रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक डिसेबिलिटी स्पेसिफिक सर्विस है। ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं लोगों में इस्तेमाल की जाए जिन्हें कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो। इट कुड भी, मैंने जैसे बताया, मेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, शिज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स में भी आप क्या कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे रहे होते हैं। जिसकी वोकल कॉर्ड की सर्जरी हुई है उसको आपने स्पीच थेरेपी दे दी। सो बेसिकली इट्स नॉट कि किसी के पास फिजिकल इम्पेयरमेंट आपको नज़र आ रही है और आप तभी रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। सो इट कुड बी आइदर जो हेल्थ है ना आपकी, कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन, सो उन्हीं में से अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए रिहैबिलिटेट किया जाता है पेशेंट को। देन रिहैबिलिटेशन टीम में फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, रिहैबिलिटेशन नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वोकेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ना स्पेसिफिक नाम हैं और उन नाम के अकॉर्डिंगली उनके आपने ना समझना है कि वो क्या काम कर रहे होते हैं। सो वी हैव चैपलान। चैपलान क्या होते हैं कि रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। बेसिकली अगर कोई फैमिली ऐसी कंडीशन से गुजर रही है या कोई ऐसी पेशेंट जो है वो ऐसी डिजीज़ से गुजर रहा है कि उसको रिलीजियस रीअफर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसमें ये आपके पास चैपलान बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन वी हैव जेरियाटिस्ट। ये क्या करते हैं, ये ओल्डर इंडिविजुअल्स की केयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन वी हैव पॉडियाट्रिक। ये क्या करते हैं, ये लोअर लिम्ब प्रॉब्लम, जैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटिक फुट बहुत कॉमन होता है, तो उसमें ये जो पॉडियाट्रिक्स होते हैं ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। देन वी हैव एंटेरोस्टोमल होते हैं जो कि यूरिन और फीकल प्रॉब्लम से रिलेटेड डील कर रहे होते हैं इन पेशेंट्स। देन वी हैव हिप्पोथेरेपिस्ट। बेसिकली जो हिप्पोथेरेपिस्ट होते हैं ना, ये हॉर्स की मूवमेंट्स को यूज़ करके, इनमें हॉर्सेस को इन्वॉल्व किया जाता है इन द थेरेपी। इसमें इनकी एक एग्जांपल सेरेब्रल पैल्सी में भी मिलती है कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है। देन वी हैव हॉर्टिकल्चरल थेरेपिस्ट। ये प्लांट्स बेस्ड थेरेपी होती है, प्लांट्स को यूज़ करके ऑफ ऑल साइज ऑफ प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। ये बैलेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है इससे। देन हाइड्रोथेरेपिस्ट, इसमें वाटर को यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द सिम्टम्स। जैसे अगर कोई पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसमें जो वार्म वाटर बाथ होता है उसके ज़रिए से पेन को इम्प्रूव करना। देन काइनेसियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये एक्सरसाइज एंड मूवमेंट थेरेपी को यूज़ करते हैं। देन रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि म्यूज़िक एंड आर्ट थेरेपी के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अदर्स में डेंटिस्ट आ जाते हैं, डाइटिशियंस आ जाते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड हॉस्पिटल बेस्ड स्कूल टीचर्स भी आते हैं। सो दीज ऑल आर द इंडिविजुअल्स हु आर provider of the rehabilitation. So this is all about introduction to rehabilitation. Jazakallah.